तो अभी हम बात करते हैं प्रखंड स्तरीय नियोजन के बारे में। प्रखंड स्तरीय नियोजन की जहाँ तक बात है तो प्रखंड स्तरीय नियोजन के बारे में बात जो है पहली बार इसकी झलक 1972 में देखने को मिलती है, जबकि कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। क्या हुआ था? कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी। और कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो शुरू हुई थी उस कार्यक्रम को लागू करने के ही हम लोग सीडी ब्लॉक की स्थापना, भारत सरकार द्वारा सीडी ब्लॉक की स्थापना की गई थी, कम्युनिटी डेवलपमेंट ब्लॉक। लेकिन इसका उद्देश्य प्रशासनिक था बनिस्पत की नियोजन की तुलना में इसका उद्देश्य प्रशासनिक था। प्रशासनिक दृष्टिकोण का कहने का मतलब यह है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद एक और निचले लेवल पर हम लोगों ने ब्लॉक की स्थापना की। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब बात होती है ब्लॉक के बारे में तो ब्लॉक को हम लोग दो संदर्भ में बात कर सकते हैं। एक संदर्भ हमारा होता है प्रशासन के दृष्टिकोण से, प्रशासन, और दूसरा होता है नियोजन। तो प्रशासनिक दृष्टिकोण से जो बनाया गया था प्रखंड स्तरीय नियोजन, इसका प्रोविजन हमको 243C में देखने को, आर्टिकल 243C में हम प्रशासनिक चौथे स्तर की बात करते हैं, जबकि जहां की 243C में ये प्रोविजन किया गया है आर्टिकल 243C में कि डिस्ट्रिक्ट लेवल और ग्राम पंचायत के बीच के इंटरमीडिएट लेवल की स्थापना गवर्नर के द्वारा पब्लिक नोटिफिकेशन के द्वारा की जाएगी। ठीक है, प्रशासनिक दृष्टिकोण हो गया। जब हम इसके नियोजन के दृष्टिकोण से देखते हैं तो ब्लॉक का नियोजन के रूप में प्रयोग किस प्रकार से किया जाएगा, इसकी सबसे पहली झलक हमें मिलती है दांतवाला कमेटी के द्वारा। दांतवाला कमेटी जो था, ये दांतवाला कमेटी ने अपने रिपोर्ट में दांतवाला कमेटी ने अपना जो रिपोर्ट जो प्रस्तुत किया था उसके रिपोर्ट में फाइंडिंग थी कि जो ब्लॉक है, जो सीडी ब्लॉक है, इसका प्रयोग नियोजन के दृष्टिकोण से किया जाए। और ये नियोजन के दृष्टिकोण से किया जाए, प्रादेशिक नियोजन के दृष्टिकोण से किया जाए। और इसी रिपोर्ट के आधार पर मैंने कहा था कि IRDP को ब्लॉक लेवल पर लागू किया गया था, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसमें कहा गया था कि ब्लॉक के इतने परिवार को इतने दिनों के अंदर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। तो नियोजन के दृष्टिकोण से दांतवाला कमेटी के बाद नियोजन के दृष्टिकोण से, यानी प्रादेशिक नियोजन के दृष्टिकोण से सीडी ब्लॉक का प्रयोग प्रारंभ हुआ, उसको एक इकाई मानी गई। अब इसी दांतवाले कमेटी ने ये रिपोर्ट में अपने कहा था कि ब्लॉक को 13 प्रकार के कार्य करने चाहिए। 13 प्रकार के कार्य उनको सौंपे गए ब्लॉक को, और ये 13 प्रकार के कार्य थे, जैसे कि पहला था कृषि से संबंधित कार्य, दूसरा लघु सिंचाई की व्यवस्था, मृदा संरक्षण की दिशा में कार्य, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, वानिकी कार्यक्रम, कृषि उत्पाद का प्रसंस्करण, बाजार का प्रबंधन, कुटीर और लघु उद्योग का विकास, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कल्याणकारी कार्यक्रम, चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल, आवास, पोषण एवं सेवाओं का विकास, और स्थानीय आधारभूत संरचनाओं का विकास। ये 13 कार्य दांतवाला कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पंचायतों से कहा गया कि आपको ये कार्य करने हैं। इन सुझाव था और सरकार ने इसको मान भी लिया। ठीक है, लेकिन जब हम बात करते हैं ग्राम पंचायत के बारे में, पंचायती राज व्यवस्था के बारे में, तो 1993 के बाद जो कि 73वां संविधान जब किया गया, 1993 में 73वां संविधान संशोधन किया गया, इस संविधान संशोधन में ग्राम पंचायतों को 19 विषय प्रदान किए गए। 29 जो है एंट्री है, 29 एंट्री है कि इन कामों पर ग्राम पंचायत कार्य कर सकते हैं। इस मुद्दे पर ग्राम पंचायतों को स्वायत्ता दी गई है कार्य करने की। तो देखिए, जो दांतेवाला कमेटी ने रिपोर्ट में 13 की बात की थी, इन सारे बातों को 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भी रखा गया। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा भी रखा गया है। और इनकी 13 थे, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 29। इसी में से कुछ प्रोविजन को बढ़ा, जैसे चिकित्सा, शिक्षा, पेयजल, आवास, पोषण, ये सब है, इसको अलग अलग कर दिया गया है। चिकित्सा अलग है, शिक्षा अलग है, पेयजल अलग है, आवास अलग है। ठीक है, इसी प्रकार से ये संख्या जो है धीरे धीरे बढ़ करके कितनी हो जाती है? 29 है। और कुछ नए एंट्री भी इसमें प्रदान, मतलब नए की कुछ नए विषय को भी शामिल किया जाता था। तो ये था ब्लॉक स्तर पर प्रादेशिक नियोजन के दृष्टिकोण से प्रदान किए गए विषय
ठीक है। अब हम लोग कर लेते हैं ग्राम पंचायत या पंचायत स्तरीय नियोजन। उसके बाद मैं एक ब्लूप्रिंट आपके सामने प्रस्तुत करूंगा कि नियोजन के दृष्टिकोण से पूछा जाए कि क्या ब्लूप्रिंट आपका होगा प्रादेशिक नियोजन में या प्रादेशिक नियोजन में प्रखंड स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर, प्रखंड स्तर पर या जिला स्तर पर या ग्राम पंचायत स्तर पर, उसके बारे में। तो आइए बात करते हैं हम लोग ग्राम पंचायत के बारे में कि ग्राम पंचायत के हमारे क्या विषय हैं। ग्राम स्तरीय नियोजन। जब हम ग्राम स्तरीय नियोजन के बारे में बात करते हैं तो कुछ मोटे मोटे आर्टिकल को दिमाग में बैठा लेना होगा। ग्राम स्तरीय नियोजन के बारे में पहली बात है कि जो ग्राम पंचायत संबंधित व्यवस्था है उसके लिए हमें बात करना होगा, जैसे कि 243 जी, आर्टिकल 243 जी में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। इसके बाद 11वीं अनुसूची के बारे में इसमें प्रावधान है। 243 में अन्य भी बहुत सारे प्रावधान है, ठीक है। और 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय दिए गए हैं उस पे पूरा के पूरे पे ग्राम स्तरीय नियोजन में शामिल है। सिर्फ 29 में ग्राम स्तरीय नहीं, ब्लॉक, जिसे ब्लॉक वाले में भी मैंने बताया था, ठीक है, ये सब इसमें शामिल है। सिर्फ ये मैंने डाल दिया 11वीं अनुसूची में, मैंने इसलिए डाल दिया है 11वीं अनुसूची में क्योंकि हमने देखा हो कि मैंने यहाँ पर कुछ विषयों को डाला है, कुछ जैसे कि कृषि, भूमि विकास, लघु सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य, सामाजिक वानिकी, लघु वन उपज, 5 तक। इसके अलावा 6-7 29 विषय जो है, 29 जो विषय है, इस पे ग्राम सभा अपना मतलब ग्राम पंचायत जो है अपना प्लानिंग इसको लेकर के कर सकती है। ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में आते हैं और ये 29 विषय हमें दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। मैंने 5 यहाँ पर लिखा, आप कम से कम 15 जो है आप बनाना चाहिए कौन कौन से पॉइंट है 29 में से कि जो 11वीं अनुसूची में शामिल है। अब ग्राम सभा की जब बात होती है तो ग्राम सभा पर प्लानिंग करने का अधिकार जो होता है, जो ये काम होती है, वो ग्राम सभा और मुखिया वगैरह मिल करके उस ग्राम पंचायत के बारे में, प्लानिंग के बारे में कार्य करते हैं। उसकी एक बैठक होती है, बैठक में ग्राम सभा की बैठक होती है और बैठक में उस ग्राम पंचायत की जो वरीयता क्रम की जो भी आवश्यकता होती है उसको पूरा करने के लिए अपना योजना बनाते हैं और वो फिर पंचायत समिति के पास जाता है। फिर उसके बाद उसको जिला परिषद के पास भेज दिया जाता है और उसके बाद आगे में काफू जारी किया जाता है। तो ये 29 विषय पर अपना सारा कार्य करता है, ग्राम पंचायत भी करता है, पंचायत समिति भी और जिला परिषद भी, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण है कि हमें एक 29 विषय हमें याद होने चाहिए। अब प्रश्न अगर आपसे, ये सिर्फ बेसिक जानकारी थी, ठीक है ना, यहाँ तक आप अच्छी तरह समझ गए होंगे बातों को। मुद्दा ये है प्रश्न में जो बीपीएससी सेकेंड पेपर के सेकेंड सेक्शन में है, जो कॉम्प्लिकेटेड है और लोग इसको अच्छे प्रकार नहीं कर पाते हैं, वह यह है कि जिला स्तरीय नियोजन या प्रखंड स्तरीय नियोजन या ग्राम स्तरीय नियोजन के लिए पूछ देता है कि आप ब्लूप्रिंट प्रस्तुत कीजिए, ब्लूप्रिंट रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। तो उस विकास के लिए, हमारे ग्राम पंचायत विकास के लिए, प्रखंड स्तर विकास के लिए या जिला परिषद के जिला स्तर पर प्रादेशिक नियोजन के लिए हमारा ब्लूप्रिंट क्या होगा, आइए उसको हम लोग देखते हैं। यही आपके लिए इस चर्चा का, इस सेशन का मुख्य उद्देश्य, जो पहला सेशन था और ये सेशन है, तो यही मुख्य उद्देश्य है बताने का। तो आइए हम लोग देखते हैं ब्लूप्रिंट। अच्छा, एक चीज़ और कि जब भी इस तरह क्वेश्चन को करें तो इसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी आपका इंक्लूड होता है। आप पॉलिटी को, इस प्रकार के प्रश्न को करने में पॉलिटी को अलग नहीं कर सकते। हमें कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी की एक समझ हमें होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं ब्लूप्रिंट। देखिए, ये है हमारा ब्लूप्रिंट ऑफ रीजनल प्लानिंग। ये टॉपिक है हमारा ब्लूप्रिंट ऑफ रीजनल प्लानिंग, प्रादेशिक नियोजन का रूपरेखा या ब्लूप्रिंट, ये हमारा है। अब आप एक चीज को समझिएगा, यहाँ पर ये हमने जो बात की है उसमें 29 जो हमारा ग्राम पंचायत में 29 एंट्री जो है 11वीं अनुसूची में, उसी को लेकर के हमने यहाँ ब्लूप्रिंट तैयार करना। आप ही किसी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति या जिला परिषद का विकास करना चाहते हैं तो आपको 29 एंट्री जो दिया है 11वीं अनुसूची में, जो 29 विषय है, उसी को लेकर के अपने प्लान को तैयार करना है। अब जैसे आप मैं बात करूं कि मिट्टी है हमारे अनुसूची में, इसीलिए कहा कि 11 आपके दिमाग में है तो रहना चाहिए 29। अगर 29 अगर दिमाग में है लेकिन 15 अगर आप एग्जाम में लेकर इत्यादि कर देते हैं तो काम चलेगा। एग्जाम में अगर कुछ क्वेश्चन है उसके अनुसार तब, लेकिन अगर रूपरेखा प्रस्तुत करना तो इसे करेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि आप कोई भी ले सकते हैं, आप अगर आप जिस
जिस जिले से हैं, जिस ब्लॉक से हैं, जिस ग्राम पंचायत से हैं, आप ले सकते हैं कि एग्जाम्पल के तौर पे फलाना जिले के फलाना ब्लॉक के फलाना ग्राम पंचायत की रूपरेखा में यहाँ प्रस्तुत की जा रही है। ठीक है, तो फलाना गांव के मिट्टी, सिंचाई, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी एवं फार्म वानिकी, पशुपालन, डेयरी उद्योग और कुक्कुट पालन को लेकर के अगर प्लान हम बनाते हैं इतने को लेकर के, तो क्या होगा, वहां पर लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास होगा। लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास होगा। लघु और कुटीर उद्योगों का विकास होगा तो क्या होगा, नवीन रोजगार का सृजन होगा। जब नवीन रोजगार का सृजन होगा और ग्रामीण स्थानांतरण में भी अवरोध उत्पन्न हो जाए, मतलब कि ग्रामीण स्थानांतरण में अवरोध की उसमें कमी आएगी या रुकावट आ सकती है। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि माइग्रेशन होता है नई रोजगार मिलने से। तीसरा, जब ये नवीन रोजगार का सृजन होगा तो क्या होगा, गरीबी का उन्मूलन होगा। जब गरीबी का उन्मूलन होगा तो जीवन स्तर में सुधार होगा। हमारा जो लाइफ स्टैंडर्ड है अपने आप क्या हो जाएगा, वो इम्प्रूव कर जाएगा। ठीक है, अब जीवन स्तर में ये तो था, हमने दे दिया सारा पुशबैक कि हमने आकर के अपने जीवन स्तर में सुधार कर लिया, हमारे पास इकोनॉमिक पैसा आ गया। चूंकि जीवन स्तर में सुधार का सिर्फ एक एंगल, सबसे महत्वपूर्ण एंगल इकोनॉमी है, उसके साथ साथ जीवन स्तर में सुधार के लिए इकोनॉमी के अलावा भी अन्य पहलू हमारे सामने है। तो जीवन स्तर में सुधार के लिए अन्य पहलू किसी प्रदेश के बारे में हम क्या करेंगे, प्लानिंग में क्या करेंगे, शिक्षा में सुधार करेंगे। ठीक है, पैसा तो हमारे पास आ गया, तो शिक्षा में सुधार करेंगे। क्या करेंगे, प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय की स्थापना पर जोर देंगे, नहीं है तो स्थापित करने का प्रयास करेंगे। सरकार के जिला परिषद और पंचायत प्रमुख से मिल करके, केंद्र राज्य सरकार से मिल करके तकनीकी प्रशिक्षण और व्यावसायिक शिक्षा पर जोर देंगे। प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा बात करें, जो साक्षर नहीं है उसको साक्षर करने का प्रयास करेंगे। इसके बाद पुस्तकालय की स्थापना करेंगे। ठीक है, इसके बाद स्वास्थ्य क्षेत्र में क्या करेंगे, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की जाएगी। परिवार कल्याण पर, फैमिली प्लानिंग पर जोर दिया जाएगा। अब बात करते हैं समाज कल्याण के बारे में। समाज कल्याण में क्या है, मेंटली रिटार्ड है, जो मानसिक रूप से जो विक्षिप्त लोग हैं उनके कल्याण के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं समाज कल्याण में जो ऐसे लोग जो कि हैंडीकैप्ड हैं, फिजिकली चैलेंज जो होते हैं, फिजिकली जो चैलेंज जो लोग हैं, पीसी जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं उनके लिए, विकलांग लोग हैं, मेंटली रिटार्डेड है, मानसिक रूप से विकलांग है, शारीरिक रूप से विकलांग है, उनके समाज कल्याण के लिए हम प्रयास करें। चूंकि रीजनल प्लानिंग में सारी बातें शामिल होती हैं। ठीक है, तो हमको तो यहाँ से आय प्राप्त हो गया। आय प्राप्त होने के बाद हमारा जीवन स्तर में सुधार के लिए एक आधार तैयार हो गया और ये सारा काम हम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि हम पैसा ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पहले पैसे को जनरेट करेंगे, उसके साथ साथ हम इन सब कामों पर काम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, इसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम में लोगों के जीवन स्तर में आता है, पैसा आ गया, सब कुछ हो गया, जैसे एजुकेशन आ गया तो उनके सांस्कृतिक विकास, सांस्कृतिक क्रियाकलाप को बढ़ावा देंगे। समय समय पर जो स्थानीय जो लोग जो हमारा कार्यक्रम है उसको हम बढ़ावा देंगे, उसको प्रमोट करेंगे। इसके बाद बाजार और मेले का भी आयोजन करेंगे। ठीक है, चूंकि इससे जो हमारा मानसिक विकास हो क्या होता है, रिफ्रेश होता है, जो मस्तिष्क जो हमारा क्या होता है, रिफ्रेश होता है। इसके बाद एक और एंगल छूट गया है कल्याण के संदर्भ में, ये तो स्वास्थ्य में था, मानसिक स्वास्थ्य, फिजिकली स्वास्थ्य। समाज कल्याण का मतलब कि यहाँ पर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य है। एक है कल्याण, वेलफेयर। कल्याण में क्या है कि हम SC ST के बारे में, उनके विकास पर जोर देंगे, क्योंकि समाज की क्या है, वीकर सेक्शन है। हमारी योजना में उनके लिए, रीजनल प्लानिंग में उनके लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए कि वीकर सेक्शन भी मुख्य धारा के साथ जुड़ करके अपने कार्य को करें। इसके बाद PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसको भी मजबूत करेंगे कि समाज के सभी वर्गों के साथ, खासतौर पर वीकर सेक्शन के साथ समय पर ये पहुंचे। और अगला है महिला एवं बाल विकास। महिला एवं बाल विकास किसको कल्याण की जरूरत होती है, जो वीकर सेक्शन है, और ये समाज के वीकर सेक्शन है, तो वीकर सेक्शन ST SC, महिला और बाल विकास, और उनको PDS के द्वारा अन्य जो सुविधाएं हैं उनके विशेष प्रोविजन करके उनको उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है एक रूपरेखा हो गया। किसी के बारे में आप कोई भी एग्जाम्पल डाल के, अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने ब्लॉक, अपने ग्राम को डाल करके आप आंसर को बता सकते हैं कि ये हमारा ब्लूप्रिंट है। ठीक है, आप देखिए, आप ये तो दे सकते हैं। इसके बाद आप एक, मैं सुंदर उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे कि आप अगर दरभंगा, अगर मधुबनी के इलाके से हैं, आप किसी ब्लॉक को दे करके, किसी गांव का नाम देकर दे सकते हैं कि वहां पर मखाना की खेती होती है। मखाना की खेती जो उसको प्रोसेस करके ब्लॉक हेडक्वार्टर में पहुंचाया था, ब्लॉक हेडक्वार्टर से वो कहाँ जाता है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से स्टेट कैपिटल में जाता है, वहां से वो फिर वो नेशनल कैपिटल, या फिर वो वहां से सीधे इंटरनेशनल मार्केट में पहुंच जाता है। तो एक गांव का प्रोडक्ट इंटरनेशनल प्रोडक्ट बन जाता है। ये किसका योगदान है, रीजनल प्लानिंग का परिणाम होता है। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं तो कैमूर डिस्ट्रिक्ट में
कैमूर डिस्ट्रिक्ट में भगवानपुर ब्लॉक में विष्णु भोग चावल का, आसपास के गांव में विष्णु भोग चावल का उत्पादन होता है और इस विष्णु भोग चावल का अंतर्राष्ट्रीय डिमांड है, क्योंकि विशेष जगह पर ये होता है। ठीक है, इसी प्रकार से हम बात करेंगे जो जहाँ के गया के बारे में, तिलकुट के बारे में हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, सासाराम का अगर कोई रोहतास डिस्ट्रिक्ट से, तो सासाराम में टोमेटो खेती, टमाटर की खेती के लिए जाना जाता है, जिसका कि अखिल भारतीय डिमांड है। ठीक है, तो ये रीजनल प्लानिंग के हमारे क्या होते हैं, एग्जाम्पल होते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर नालंदा के बारे में बात करें तो नालंदा में सिलाव के खजा का क्या है, उसका भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय डिमांड है, उसका अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग उसको विदेशों में ले जाते हैं सिलाव खजा को। सीतामढ़ी बालूशाही मिठाई की बात हो गई। ये सब रीजनल प्लानिंग के से हमारे जो है हिस्से हैं। अगर इसको रीजनल प्लानिंग से किया जाए तो अपने स्थानीय उत्पाद को हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा सकते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा एक बता दे रहा हूँ, बाद में फिर हम लोग कभी करेंगे रीजनल डिस्पैरिटी से बात करेंगे। हम एग्जाम्पल के तौर पे मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ये हमारा मान लेते हैं कि एक ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत में ये हम सारा काम किए, काम करने के बाद क्या होगा, जो ग्राम पंचायत का सरप्लस प्रोडक्ट होगा, सरप्लस प्रोडक्ट जो अतिरिक्त उत्पाद होगा, ठीक है, ग्राम पंचायत को कहाँ जाएगा, ब्लॉक लेवल पर। ठीक है, ब्लॉक लेवल से कहाँ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल से कहाँ जाएगा, स्टेट लेवल पर, स्टेट लेवल से कहाँ जाएगा, नेशनल लेवल पर, और नेशनल लेवल से कहाँ जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट। मतलब कि डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक मार्केट, ब्लॉक लेवल मतलब कि ब्लॉक मार्केट, डिस्ट्रिक्ट मार्केट, स्टेट मार्केट, नेशनल मार्केट। ठीक है, मैं अपने स्टेट से बाहर चला गया, और दूसरा इंटरनेशनल मार्केट, अंतिम में क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल मार्केट। ये सारे हमने जो एग्जाम्पल अभी आपके सामने में, सारे जो इंटरनेशनल भारत बिहार के ऐसे प्रोडक्ट है जो इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचते हैं। अच्छा है, हमने बताया था यहाँ पर जो आप लोगों ने देखा संस्कृति के बारे में, सांस्कृतिक क्रियाकलाप। ठीक है, सांस्कृतिक क्रियाकलाप में जो मधुबनी है, मधुबनी पेंटिंग के बारे में जानते हैं, तो सांस्कृतिक आप रीजनल प्लानिंग में मधुबनी पेंटिंग को भी बढ़ावा इसमें शामिल कर सकते हैं। उसका आपको पता है कि एग्जीबिशन अंतर्राष्ट्रीय होता है। मखाना का भी बेल्जियम के इंटरनेशनल जो एक फेयर लगा था, फेयर हुआ था, उसमें बेल्जियम में मखाना को प्रोडक्ट को लॉन्च किया गया था। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन का आप इसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है रीजनल प्लानिंग। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, यह सरप्लस प्रोडक्ट इधर कर दिया, और इधर से क्या आता है, इंटरनेशनल से नेशनल से यहाँ पर क्या आएगा, इनोवेशन आएगा। इनोवेशन का मतलब क्या हुआ, न्यू आइडिया, न्यू आइडियाज। ठीक है, न्यू है, जैसे कि हमें क्या होता है, बिहार सरकार ने क्या किया है, इजराइल के साथ एग्रीमेंट किया है अपने यहाँ लीची की फसल के लिए, आम की फसल के लिए। तो ये सब क्या है, नए नए आइडिया है, इससे प्रोडक्शन हमारा बढ़ेगा। बात समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर प्रेजेंट करते हैं तो आप रीजनल प्लानिंग के ब्लू प्रिंट को बहुत अच्छी प्रकार से कर पाएंगे, इसमें कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और एग्जाम में डिमांड इसी का होता है, और लड़के सेकेंड पेपर के सेकेंड सेक्शन में नंबर इसलिए नहीं पाते हैं कि चूंकि इस प्रकार से प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। तो हम लोग इसको जारी रखेंगे। आप अपने कमेंट निश्चित रूप से कमेंट कर दो, कैसा रहा, कैसा लगा, कैसा आप और क्या चाहते हैं। और इसको हम लोग जब रीजनल डिस्पैरिटीज करेंगे तो इसको और डायग्राम के द्वारा और मैं इसको ओपन करूंगा, लेकिन रीजनल डिस्पैरिटीज अभी नहीं होगी। नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ हम लोग फिर शुरुआत करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।